साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल, हमारा जो चैप्टर 2 है, क्लास 9 का चैप्टर 2 है, उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की थी भारत का विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और जो हमारा जो चैप्टर 2 है, इसमें हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें भारत के भौतिक स्वरूप की, तो जो भारत का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। कौन सी जगह पर क्या चीज़ है, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये द्वीप समूह है। देखिए, ये भारत की जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये आपके पूरा आ जाता है माउंटेन, हिमालय पर्वतमाला आ जाती है, आपकी हिमालय पर्वतमाला, पूरा हिमालय पर्वतमाला आ जाती है। और देखिए, हिमालय पर ये है आपके हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय आ जाता है ये पूरा आपके। इसके बाद आपके हिमालय के बाद आपके ये वाला जो पार्ट आ जाता है, इधर आ जाएगा आपके ये पूरा थार का मरुस्थल। आपके ये वाला जो पार्ट है, ये आ जाएगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो आपके पार्ट है, ये वाला आ जाएगा आपके प्रायद्वीपीय पठार। क्या आ जाएगा ये आपके प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो दोनों साइड वाला ये एरिया है, ये आपका आ जाएगा कोस्टल या आपके तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान आ जाएगा ये। तटीय मैदान के बाद देखिए, तटीय मैदान के बाद हम देखते हैं ये वाला जो एरिया है आपके, ये आपके आ जाएंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह। इधर ये पूरा बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो उसे कहेंगे अपन अंडमान निकोबार द्वीप, और जो अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप, ये इधर है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला, ये एक आ जाएगा आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश, या आपके गंगा का मैदान कह सकते हैं अपन, गंगा का मैदान या मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मैदानी प्रदेश कहिए इसे। ठीक है, इसके बाद ये आपके हो गया, हिमालय हो गया आपका, थार का मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, द्वीप समूह हो गया, तटीय मैदान हो गया और मैदानी प्रदेश हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो बटा हुआ है। देखिए, अब हिमालय पर्वतमाला, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में क्या होगा, यहाँ पर आपके पर्वत होगा, पर्वतीय एरिया है, ये पूरा पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय एरिया है। आपकी थार का जो मरुस्थल है, यहाँ पर आपके क्या होगा, इधर आपके रेत के टीले होंगे, रेत ही रेत होगी। और प्रायद्वीपीय पठार, पठार क्या होता है, देखिए दोस्तों, पठार मान लीजिए कि आपके पर्वतमाला है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये आपके आ गया प्लेन, इसके बाद ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ, देखो मैदानी प्रदेश से थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है उसे पठार कहते हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है ये। ठीक है ना, और ये थोड़ा बहुत सी जगह पर ये कंकरीला और पथरीला होता है, थोड़ा सैंडी वाला पथरीला होता है, थोड़ा रोकी एरिया होता है, जिसे हम पठार कहते हैं। ये अधिकतर इस एरिया में ज़्यादातर जो ये पठार है पूरा। ठीक है, तो ये था हमारे भारत का एक जो भौतिक प्रदेश है, लगभग 5 या 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। और देखिए, अब देखते हैं हम क्या भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। देखो, भारत में लगभग हर प्रकार की स्थलाकृति अपने को देखने को मिल जाएगी, लगभग सभी प्रकार की यहाँ पर स्थलाकृतियाँ अपने को देखने को मिलती हैं, और एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में या भूभाग में रहते हैं, अब आपको बताना है आप किस प्रकार का जो भूभाग है उसमें आप निवास करते हैं। आप अगर आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, रीजन में, या आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्वत श्रेणियाँ होगी, घाटियाँ होगी। और अगर आप यूपी बिहार वाला जो एरिया है उसमें रहते हो तो आपके मैदानी प्रदेश होंगे जहाँ पर बहुत सारी फसलें की जाती होगी। ठीक है, मैदानी मैदान आपको दिखाई देंगे। अगर आप जो जैसे आप मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, अपने जो वेस्टर्न राजस्थान झाड़ोती का पठार हो गया, तो यहाँ पर आपको पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको
आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप वहाँ पर पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली-भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप समूह हो गया। देखिए द्वीप किसे कहा जाता है, देखना द्वीप, जो द्वीप है वो क्या होता है, द्वीप चारों ओर जल से घिरे स्थल खंड को कहा जाता है, स्थल खंड को कहा जाता है। और जबकि प्रायद्वीप, मान लो ये द्वीप है, ये स्थल खंड है और इसके चारों ओर क्या है, पानी है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को, तीन ओर से जल से, जैसे ये भारत है तो इधर से भी ये जल से घिरा हुआ है। अपन अगर बात करें भारत की, आगे मैं बता दूंगा, ये इस प्रकार से देखिए, ये भारत है अपना, इधर से भी जल से घिरा हुआ है ये, इधर आपके अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे आपके हिंद महासागर आ जाता है। इस कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलखंड को। अगर अपन बात करें दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। ये भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप, ठीक है। आगे देखिए अब, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। देखा हमने कि भारत में कितनी विभिन्नता है। हमने देखा कि भारत में कोस्टल एरिया, तटीय मैदान है, मैदानी प्रदेश है, मरुस्थल है, पर्वत है, इसके अलावा आपके पठार भी है और आपके आइलैंड है, द्वीप समूह भी है। मतलब लगभग हर प्रकार की यहाँ पर अपने को भू आकृति देखने को मिलती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर हम देखें कि अगर ये अपना इंडिया है ना, इसमें सबसे प्राचीन पार्ट कौन सा है, सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन भाग है। सबसे प्राचीन स्थलखंड कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन जो स्थलखंड है वो है आपके प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन आपके हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे नवीन आपके जो पार्ट होगा वो होगा आपका हिमालय पर्वतमाला। और जो सबसे प्राचीन है इस कारण ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है। जबकि जो हिमालय पर्वतमाला है वो अस्थिर माना जाता है, ये आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है आपके, ये सबसे ज़्यादा स्थिर माना जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन है और इसका निर्माण लावा से हुआ है। ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, ठीक है। और ये क्या है, स्थिर। हालांकि कुछ भूकंप यहाँ पर आए हैं इसलिए इसको कुछ विद्वान स्थिर नहीं मानते, लेकिन स्थिर है, ये सबसे प्राचीन है। और इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे हुआ है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और अस्थिर जो ये वाला जो एरिया है हिमालय पर्वतमाला, ये क्या है, नवीन और अस्थिर है। हाल ऐसा माना जाता है कि अभी भी इसकी जो ऊंचाई है ना वो बढ़ती जा रही है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसकी लंबाई 8,848 मीटर है। अभी विद्वान इस नए जो आंकड़े हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि इसके जो ऊंचाई है वो बढ़कर 8,850 मीटर हो गई है। ये विद्वान मानते हैं, जियोग्राफर मानते हैं, ठीक है। तो सबसे नवीन कौन सा, अगर भारत की बात करें कि सबसे प्राचीन तो कौन सा भूखंड है, प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे नवीन आपके आ जाएगा हिमालय, और ये यहाँ पर है आपका गंगा का मैदान, ठीक है। ये सबसे नवीनतम भाग है, स्थलखंड है। इसके बाद देखिए आप, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी शिला करती हैं। हाल का मतलब है इसके बाद बनी है, लेकिन हाल का मतलब बहुत वर्षों पूर्व बन चुकी थी ये। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, अभी भी युवावस्था में है ये। यहाँ पर जो आपने देखा होगा भूकंप वगैरह आते हैं, नेपाल में अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत भयंकर भूकंप आया था। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवावस्था करती है। अभी भी ये ऐसा माना जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत है ये अभी भी बढ़ रहा है, या इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है। और आपके उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। देखो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आगन्य तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बना है। देखिए जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, हिमालय से जो रिवर निकलती है, हिमालय की रिवर्स के द्वारा जो बहा के लाया गया है, जो मिट्टी बहा के
लाई गई हैं नदियों के द्वारा, इनसे जो ये अपना पूरी ये मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप वगैरह है उनसे इनका निर्माण माना जाता है, इसका मैदानी प्रदेश का, उत्तरी मैदानी प्रदेश का। ठीक है, ये हमारा था एक व्यू पॉइंट। तो अब देखेंगे हम इसका जो भौगोलिक विवरण है वो देखेंगे। देखो, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पार्ट में विभाजित किया गया है हमने एक बार पहले ही देख लिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये लगभग 6 पार्ट में भारत की जो स्थलाकृति हैं उसको डिवाइड किया गया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऊपर वाला जो ये पूरा पार्ट है ये आपकी हिमालय पर्वतमाला हो जाती है, हिमालय हो जाता है। इसके बाद ये इंडियन डेजर्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा डेजर्ट हो जाएगा, आपके डेजर्ट वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपके एरिया हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा आपके मैदान, तटीय मैदान हो जाएंगे, ये वाला तटीय मैदान हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए प्लेट्यू हो जाएगा, पूरा प्लेट्यू, ये नदन प्लेन हो जाएगा आपके, ये प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके द्वीप समूह भी आ जाते हैं, ये द्वीप समूह भी हैं इधर। ठीक है, तो ये एक इंडिया का जो भौतिक प्रदेश है वो इस प्रकार से डिवाइड है और ये आपको याद रखने हैं। देखो, एग्जाम में आ जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम बताते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा ही आएगा, किसी एक का विस्तार से वर्णन वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करेंगे, सबसे पहले हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वतमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखो वलित क्या है, इस प्रकार से ये बना हुआ है, वलित मतलब ऊंची चोटियाँ, फिर इसके नीचे देखो ये नीचे भी गया हुआ है, घाटियाँ टाइप हो रही है, तो इस प्रकार से ये बना है, वलित है, वलय है इसमें। ये पर्वतमाला, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए, और ये हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एक अत्यधिक सम अवरोधों में से एक है। देखो, ये आपके हिमालय पर्वतमाला है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है ये। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसको जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपके सिंधु रिवर से लेकर, ये वाली जो रिवर है ये सिंधु रिवर है, सिंधु नदी से लेकर आपके ये देखो निकलती यहाँ से है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये इंडिया में यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, नामचा बरवा नामक स्थान जो है वहाँ से यहाँ तक ये आपके फैला हुआ है, हिमालय पर्वतमाला ये पूरा फैला हुआ है। और एक चापाकार आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करता है, एक अर्धवर्त बनाता है, मैंने आपको बताया। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पूरा जो एरिया है ये कश्मीर वाला, ये इधर वाला जो एरिया है ये कश्मीर है, और इसमें देखिए आपको इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग 400 किलोमीटर। और जो आपके ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला है यहाँ पर लगभग 150 तक देखने को अपने को ये मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी चौड़ाई है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और जो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, हम हिमालय को नॉर्मली देशांतरीय आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो भाग आएगा आपके वो आ गया ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय, बाद में आपके आ जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और आपके आ जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसे हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, और इसी में लगभग इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई मानी जाती है, और लगभग जो सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं लगभग इसी में पाई जाती है। जैसे यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया आपके नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा हो गया भारत में, मकालू नेपाल में हो गया आपके, धौलागिरी कहाँ पे नेपाल में हो गया आपके,
नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला, मंदाता, ये सब इसी में आपके पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी पर्वत की ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये देखिए, ये आपके यहाँ पर आ जाएगी, माउंट एवरेस्ट ही आ गई आपके, कंचनजंगा ये आसाम में यहाँ पर आ गई कंचनजंगा, ठीक है। और आपके ये आपकी केटू आ जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हालांकि ये पीओके में है भी, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाती है वो केटू मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ये अभी पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कुछ एरिया पाक के द्वारा अधिकृत छीन रखा है उसमें है ये, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी चोटियाँ हैं यहाँ पर, नंदा देवी आ जाएगी आपके यहाँ पर, नंदा देवी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चोटियाँ हैं। इसके बाद देखिए आप, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको चोटियाँ। यह देखिए, ये नंदा देवी चोटी आ गई आपके, नंदा देवी आ जाएगी। नंदा देवी के अलावा ये नंदा देवी आ गई, ये कामेट आ गई आपके, धौलागिरी आ गई, अन्नपूर्णा है, ये एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे, मकालू, कंचनजंगा, ये देखिए आप। ये प्रमुख जो चोटियाँ हैं ये कौन से हिमालय में है, ये सबसे ऊपरी वाला जो हिमालय है, ये देखिए आप देख सकते हो, सबसे ऊपरी जो वाला हिमालय है इसी में स्थित है। ये ज़्यादातर जो ऊंची चोटियाँ हैं वो देखिए ये आउटर हिमालय में स्थित है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल हिमालय, आपके मिडिल हिमालय आता है इसके बाद, ठीक है। महान हिमालय जो है कि वल्ले की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का जो निर्माण है वो क्रोड ग्रेनाइट का, इस भाग का जो क्रोड है वो किससे बना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव है। देखो ये लगभग हम देखते हैं कि जो भी पर्वत श्रेणी 6000 मीटर से ऊपर है, लगभग 6000 मीटर पर बर्फ जम जाती है वहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसकी जो औसत ऊंचाई हमने देखा 6000 मीटर है, तो लगभग यहाँ की जो अधिकांश जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बर्फ से ढकी हुई होती है, बर्फ से ढकी होती है। और यहाँ से जो हिमानियाँ हैं उनका वो बहती रहती है, नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है। बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती रहती हैं, ग्लेशियर्स से नदियाँ निकलती रहती हैं, जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, ठीक है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आपको बताना है। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, आपको ये मैप में देख के दोनों बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में आप इनके नाम बताइए। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य हिमालय के नाम से भी हम इसे कहते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। जो इसकी औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय की, वो है आपके 4500 मीटर के बीच में, तथा जो इसकी औसत चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसमें ये कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं, धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, ये श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। देखो इसी में जो आपकी कांगड़ा, कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर ये घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कभी घूमने गए हो तो बहुत सारी घाटियाँ मिल जाएगी आपको, कुल्लू, मनाली, है ना, ये घाटियाँ यहाँ पर स्थित है। आपको क्या करना है, एटलस में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखना है तथा उनके राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो फिर हम आपको बताएंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। देखो सबसे बाहरी जो हिमालय का जो सबसे बाहरी जो पार्ट है उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें जो घाटियाँ हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून हो गया, आपके कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो ये था आपके हिमालय। देखिए ये सबसे बाहरी वाला है पार्ट, ये मध्य हिमालय आपको किया जाता है, और ये आपको किया जाता है शिवालिक हिमालय। देखिए ठीक है, तो आपको ये याद रखना है तीनों हिमालय के बारे में। ये देखिए शिवालिक हिल्स ये आ जाएगी आपकी, ये मिडिल हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर रेंज आ जाएगी आपके, ठीक है। अब देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। देखो हमने हिमालय को
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए किस प्रकार से हमने हिमालय को डिवाइड किया। ये अपना भारत का उत्तरी वाला पार्ट है, ठीक है। हमने सबसे पहले हिमालय को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला आपके महान हिमालय हो जाता है, ऊपर वाला ये वाला आपके महान हिमालय हो गया, महान हिमालय। इसके बाद हमने देखा हिमाचल या मध्य हिमालय, और सबसे ये वो आप क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये 3 टाइप से हमने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हम हिमालय को एक और बेस पर हम डिवाइड करते हैं। देखिए ये क्या बेस होता है, ये मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये अपना नॉर्थ वाला पार्ट हो गया पूरा। नॉर्थ वाले पार्ट को अपन, ये आपका हो गया आपके नॉर्थ। इसको एक बार हम दूसरी तरफ लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं मैप को, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको। जी देखिए, एक तो हमने देख लिया कि हिमालय का जो डिवीज़न है वो किस प्रकार किया गया है। एक चित्र सही क्यों नहीं बन पा रहा है, देखिए इसके अलावा एक हम डिवीज़न इस प्रकार से भी करते हैं, क्षेत्रीय जो डिवीज़न है वो करते हैं, और ये हम करते हैं रिवर्स के बेस पे। किसके बेस पे करते हैं, नदियों के आधार पर हम ये डिवीज़न करते हैं, रिवर्स के बेस पर ये हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। एक तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमने डिवीज़न किया हिमालय का, और एक करेंगे हम रिवर्स के बेस पे, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से अपन एक डिवीज़न करेंगे। 4 पार्ट में इस हिमालय को हम इस प्रकार बांटेंगे। देखिए कौन कौन से बेस पर देखेंगे हम, और कौन कौन सी नदियाँ इसको बांटती है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको रिवर्स के बेस पे किस प्रकार हिमालय को बांटा गया है। देखिए ये रिवर्स है आपकी, इस चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए जो इंडस और आपके जो सतलज है, इंडस और सतलज रिवर के बीच जो हिमालय है इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी, इंडस या सिंधु नदी, सिंधु जो नदी है, और जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी है आपकी। सतलज नदी के बीच वाला जो पार्ट है, सिंधु और जो सतलज नदी के बीच वाला जो पार्ट है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए सिंधु और जो आपकी काली नदी है, सिंधु और जो काली नदी है इसके बीच वाला जो पार्ट है हम इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और आपके सतलज और काली, सतलज और जो काली रिवर है इसके बीच वाले पार्ट को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए आप काली और जो तिस्ता रिवर है, काली और तिस्ता रिवर के बीच वाला जो पार्ट है हम इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और जबकि जो तिस्ता और जो आपके इधर है आपके ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसके बीच वाले पार्ट को हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय। तो इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं क्षेत्रीय आधार पर या नदियों के बेस पर हम हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपके आसाम हिमालय। और आपको याद रखना है कि कौन कौन सी नदी किस किस क्षेत्र में है। देखिए जैसे इंडस और सतलज के आपके सिंधु और सतलज के बीच वाला जो पार्ट है वो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, और सतलज और जो काली नदी है, सतलज और काली के बीच वाला जो पार्ट है हम उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा काली और तिस्ता के बीच वाला जो पार्ट है हम उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच वाला जो पार्ट है हम उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। आप ये चित्र बना लीजिए, आपको ज़्यादा तरीके से याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। मैंने बताया आपको नदियों के आधार पर। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच वाले हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय किसके बीच में, सतलुज और सिंधु के बीच वाला जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए आप लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे पश्चिम और पूर्व इसके बेस पे देखिए तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और काली तथा तिस्ता नदियों के बीच वाला जो पार्ट है इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं।
किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। तथा तिस्ता और जो दिहांग, दिहांग यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो एरिया है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं या सीमांकित करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्र जो नाम है उनको आपको पता करना है। असम हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महागढ़ या गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाएं उनके नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल की में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। देखिए ये लास्ट वाला ही समझा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट इसको समझना। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हिमालय, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और ये देखिए आप, देखिए ये हिमालय चल रहा है, यहाँ तक ये हिमालय है। लेकिन जैसे ही यहाँ के बाद ये क्या होता है कि इस तरीके से बिल्कुल नीचे की साइड में फैलने लग जाता है। और ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखो इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें एक तो आपके नागा पहाड़ियाँ हैं, नागा जो नागालैंड में स्थित है, नागा मणिपुर में पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, और आपके लास्ट में आ जाता है आपके मिजोरम, मिजो पहाड़ियाँ। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं जिसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर आपको मैप में बता देता हूँ। ये देखिए मिजो श्रेणी है ये यहाँ पे, ये नागा, ये पटकोई, भूम, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हिमालय इधर खत्म हो जाता है और ये पूर्वांचल इसे हम कहते हैं। लगभग हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत के भौतिक स्वरूप बताइए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। तो भारत जो है उसको हम जो प्रमुख भौतिक स्वरूप में डिवाइड किया गया है वो है हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो दूसरा पार्ट है आपके वो आ जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। जो तीसरा वाला पार्ट आ जाता है आपके, तीसरा वाला भाग आ जाएगा आपके थार का मरुस्थल। देख लीजिए आप, थार का मरुस्थल। इसके बाद देखिए आप चौथा नंबर आप देख लीजिए। चौथा नंबर हम देखेंगे, जो फोर्थ नंबर है हमारा वो है आपके क्या जाएगा, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। जो फिफ्थ नंबर आएगा वो आपके आ जाएगा कोस्टल एरियाज या तटीय मैदान। और जो सिक्स नंबर आपके आ जाता है वो है आपके आइलैंड्स या आपके द्वीप आपके आ जाएंगे, द्वीप समूह। तो ये आपके 6 पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के नाम बताइए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। इनमें से किसी एक का वर्णन आपको करना रहेगा। हमने हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। आज हम अभी देखेंगे अपन उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये आ गया अपना उत्तरी मैदान, और इसको अब आज हमारे को स्टडी करना है। देखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश, देखो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। देखिए जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो जो सिंधु नदी, गंगा नदी और जो इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित हुआ है। और ये जो मैदान है ये कौन सी मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और जो इसका विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए जो मेनली जो ये मैदानी एरिया है, देखिए ये वाला पूरा अपना पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं। ये वाला पार्ट, ये पूरा जो मैदानी प्रदेश है, ये वाला ये मेनली जो सिंधु नदी जो यहाँ ये इस प्रकार यहाँ से बहती है। और इस जो इसकी सहायक रिवर्स है, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा
फॉर्म किया गया है। इसके अलावा जो गंगा रिवर है, अपनी जो गंगा रिवर है तथा जो इसकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदी यमुना हो गई आपके, तो इनकी जो सहायक नदियां हैं इसके द्वारा ये इस मैदान का निर्माण किया है। और एक और ये गंगा हो गई आपके, गंगा नदी, ये आपकी सिंधु नदी हो जाती है, सिंधु नदी। और एक और नदी है यहाँ से जिसका उद्गम होता है, और ये आपकी आ जाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और इसके द्वारा इन तीनों के, ये जो तीनों नदियां हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र दिखती है, ये तीनों नदियां हैं, इनके द्वारा जो ये उत्तरी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ है। और इनकी इन नदियों और तथा इनकी जो सहायक नदियाँ क्या होती है, देखिए सहायक नदियाँ क्या होती है, सहायक नदियाँ, ये एक मेन रिवर है, ये मेन नदी जा रही है, ठीक है, ये मेन नदी है। और इसमें जो दूसरी नदियाँ आके मिलती है इन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैदान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देखिए ये इंडस रिवर आपकी, इंडस मतलब क्या हो गया आपकी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये आपकी गंगा रिवर। और ये इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये झेलम हो गई, रावी, सतलज, चेनाब, ठीक है, ये गंगा की यमुना हो गई आपके, ये गंगा रिवर है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ज़्यादातर जो असम वाला मैदान है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। और इसका जो देखो, और इसका जो विस्तार है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। तो ये इसकी जो लंबाई है, इस मैदान की जो लंबाई है, लंबाई तो कितनी है, लंबाई, मैदान की लंबाई है आपके, जो मैदान है उसकी लंबाई आपकी 2400 किलोमीटर है। 2400, यहाँ से ये वाला जो मैदान है कितना लंबा है, इसमें देखिए आप, ये जो मैदान है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग। और ये इससे कितना किलोमीटर तक आपके चौड़ा है, ये आपके जो 240 से 320 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो इसका जो निर्माण है ना, ये नदियों के द्वारा बहाकर, जो ये रिवर, बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं इनके द्वारा बहाकर लाई गई, जो हिमालय से, जैसे जो हिमालय का जो कटाव किया है इन्होंने, तो छोटे छोटे पत्थर और जो सिल्ट वगैरह से इसका निर्माण हुआ है। छोटे जो गाद, जिसे हम गाद कहते हैं, गाद, छोटे छोटे कंकर पत्थर आदि से जो जब इसका अपर्दन हुआ, जो ये पर्वत है इसके यहाँ से जो नदियाँ निकलती है और ये बहकर आती है, तो इनके द्वारा जो कटाव किया गया, इनके द्वारा इससे जो अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। अगला देखिए, ये क्या आप जानती हैं, देख लीजिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो नदीय द्वीप कौन सा आ जाएगा आपके, मांजुली। और ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है। ये देखिए आसाम में ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर चल रही है ये वाली, और ये यहाँ पर ये आपका मांजुली द्वीप है, मांजुली आइलैंड है ये इस जगह पर, ठीक है। ये अपना इंडिया है, ये यहाँ पर ये देखिए मांजुली आइलैंड ये है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, कौन सा द्वीप, नदीय द्वीप, आपके नदीय द्वीप आ जाएगा, ये नदीय द्वीप हो जाएगा आपके। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, मांजुली आइलैंड है। और ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और कौन से स्टेट में है, आपके आसाम में हो, ये आ जाता है, ये आसाम वाला जो एरिया है इसमें ये आ जाएगा, आसाम में यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। देखो ये सघन, ये वाला जो एरिया है मैदानी वाला, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। देखो जो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो हमने देखा कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा। और जो जलोढ़ मृदा होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अब देखिए अब लोग किस जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, एक तो उनको पानी, जो जल चाहिए, जल, और एक खाने के लिए अनाज चाहिए। अब देखिए जब आपको जल मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आप फ्लो हो रही है, और दूसरा यहाँ पर जो फर्टाइल सोइल है, जलोढ़ टाइप की जो खचारी मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है, तो अब यहाँ पर जो मिट्टी है वो बढ़िया पाई जाती है। और दूसरा यहाँ की जो जलवायु है वो भी बहुत अच्छी प्रकार की यहाँ पर जलवायु है आपके। तो इस वाले जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मैदानी प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो लोग हैं, जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो
जीवित जो मनुष्य की रिक्वायरमेंट के जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं ना, जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे वाटर हो गया, आपके आपके जो अनाज हो गया, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होती है यहाँ पर, फर्टाइल सोइल है, और आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो आपका जो क्लाइमेट है, वो जो जलवायु है, जलवायु भी एक अच्छी प्रकार की जलवायु है, ना तो यहाँ पर ज़्यादा ना तो ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, लोग होंगे। और जो जो मैदानी प्रदेश है, वो इस एरिया, जो भारत का जो एरिया है, वो देखिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन एरियाज़ में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कुछ पार्ट इसमें दिल्ली में भी आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाए जाने का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर जो सोइल पाई जाती है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, और यहाँ की जो वोटर हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वोटर, इस कारण ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, जनसंख्या घनत्व मिलता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखिए जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, एक वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाता है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो मैदानी प्रदेश हैं, उनका विस्तार एक्चुअल में कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं मानेंगे अभी हम। ये देखिए, ये वाला पार्ट है। अब देखिए, तो हमने देखा कि यूपी और बिहार, बंगाल में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, उसका ये रीज़न है। देखिए, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। देखो क्या होता है, ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर बह रही है। अभी ऊपर वो पर्वतीय वाला पार्ट है, पर्वत वाला पार्ट है, इनमें बद क्या आती है, तो ये यहाँ से कटाव करती है, निक्षेप करती है। करते के साथ साथ ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह लाती है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है इस पार्ट में। और ये लास्ट में क्या होती है, बहुत टाइम बाद यहाँ पर एक जो नदीय द्वीप है, वो नदीय द्वीप बन जाएगा, नदी का द्वीप बन जाएगा। तो नदी द्वीप बनने का कारण है कि ये जो रिवर हैं, ये अपने साथ जो कटाव करती हैं, उसके साथ ये सिल्ट वगैरह, बहुत सारे कंकर पत्थर आदि लेके आती है, और ये एक जगह पर एकत्रित होने के कारण यहाँ पर नदीय द्वीप का निर्माण होता है। आई थिंक आपको बात आ गई समझ में, क्यों नदीय द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। अब देखिए, नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। देखो, अब देखो सबसे लास्ट में क्या होता है कि जब ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर आप गंगा रिवर मान लीजिए ये, ठीक है, अब ये बह रही है, अब इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में सिल्ट वगैरह आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी वगैरह हो जाएगी, तो ये रिवर है ना, जो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। ये बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है, समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसे वितरिकाएं कहते हैं, इन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। और इसे ये जो नदी के द्वारा ये बनाया गया है, ये क्या कहलाएगा, आपके डेल्टा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाता है। डेल्टा क्या होता है, जब नदी किसी वाटर बॉडी में या समुद्र में गिरने से पहले अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नदी अब समुद्र में या किसी जल वाटर बॉडी में गिरने से पहले बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे पार्ट में बट जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार मैं आपको डेल्टा का वो बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, ये रिवर फ्लो हो रही है, ये देखिए बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, ये वितरिका है, और ये पूरा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ये देखिए बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक क्या आप जानते हैं, देखिए आप, दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। देखिए दोआब एक बहुत बार पूछा जाता है, दोआब। ठीक है, दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, दो प्लस आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ होता है पाँच और आप का अर्थ होता है पानी। मतलब दोआब क्या होता है, देखिए दोआब क्या होता है, ये देखिए आप, जो दोआब है वो होता है, मान लीजिए ये दो रिवर है, नदी, ये भी नदी है और ये भी नदी है, तो ये दो नदियों के बीच वाला जो ये पार्ट है ना, इसे हम दोआब कहेंगे। और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है, ये बहुत ही उपजाऊ पार्ट होता है, ये कहलाएगा दोआब। और जो प्रमुख दोआब हैं, ये देखिए, ये दो रिवर्स के बीच वाला जो पार्ट है ना, इसे हम दोआब कहेंगे।
ठीक है, दो मतलब दो रिवर्स, दो जलधाराओं के बीच वाला पार्ट। ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण दोआब हैं, ये देखिए कौन कौन से दोआब हैं। ये बारी दोआब, रचना दोआब, ये देखिए सिंधु सागर दोआब। ये किन किन रिवर्स के बीच में, ये देखिए ये सिंधु नदी और जो आपकी जो झेलम रिवर है, इसके बीच वाला जो दोआब है सिंधु सागर दोआब कहलाता है। ये और ये आपकी जो चेनाब और आपकी जो झेलम है चेज चेज जो दोआब कहलाता है। और जो आपके ये रावी और जो चेनाब है, इसके बीच वाला जो दोआब है वो आपके रचना दोआब कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे, ये आप देख लेना एक बार, बिस्त दोआब आ जाएगा आपके इधर। ठीक है, ये दोआब क्या होता है, दो रिवर के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम मैदानी प्रदेश, बहुत ही उपजाऊ होता है, इसे हम दोआब कहते हैं। अब देखो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए ये मैंने बता रहा था आपको दोआब, ये बिल्कुल ये आपकी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है ये। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत सारे दोआब बनाए जाते हैं। ये देखिए ये दोआब, ये रिवर है, ये आपके रिवर्स हैं, इनके द्वारा बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, दोआब बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट में दोआब मिलेंगे आपको। बारी दोआब हो गए आपके, है ना, बिस्त दोआब हो गए आपके, और अपने गंगा यमुना का भी एक दोआब है इधर, लेकिन ये बहुत अपने इधर बहुत ही कम दोआब है। ज़्यादातर जो दोआब है वो इन रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। पंजाब से निकलने के कारण ये पंजाब पंच प्लस आब पंजाब कहा जाता है। 5 रिवर्स का जहाँ से निकलती है उसे पंजाब कहा जाता है। मतलब पंजाब से 5 रिवर्स निकलती है, इस कारण से पंच आब कहा जाता है। पंजाब मतलब पंच प्लस आब, 5 रिवर्स का वाला जो एरिया है वो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। देखो जो गंगा के मैदान का जो विस्तार है ये इस पार्ट्स में है, और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो विशेषकर कहाँ पर पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। देखो अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो आपके मैदानी प्रदेश है ना, इसमें कोई विविधता ही नहीं पाई जाती, कोई विविधता यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। देखो आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से मैं बताता हूँ। 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया हम लोगों ने। देखिए ये क्या है, माउंटेन, ये माउंटेन वाला एरिया है, माउंटेन है। इसको देखिए एक बार, ये पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये शिवालिक। कौन सा पार्ट है, शिवालिक। मैंने बताया था आपको, हिमालय का जो लास्ट नीचे का वाला पार्ट है। यहाँ से ये रिवर निकल रही है। ठीक है, ये रिवर चल रही है, ये रिवर चली गई। ठीक है, ये रिवर आपकी बह रही है। देखो रिवर निकलने के बाद शिवालिक से निकलने वाली जो रिवर है ना, आगे जाके बहुत सारे कंकर पत्थर के नीचे ये डिसअपियर हो जाती है, ये दिखाई देना बंद हो जाती है। बहुत सारे कंकर पत्थर के नीचे ये दब जाती है, और ये जो धारा है, ये जो नदी है, ये दिखना अपने को बंद हो जाती है। और इसके बाद इस वाले जो पार्ट हैं इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, भाबर कहेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, कुछ दूरी पर ये जो नदी है ये दलदल के रूप में हमें दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है, इस वाले पार्ट को तो हम कहेंगे भाबर, क्या कहेंगे, भाबर। और ये वाला जो पार्ट है ये दलदल के रूप में दिखाई देती है, इसे कहेंगे अपन तराई। और एक वो पार्ट होता है जहाँ पर जो रिवर है उसका पानी नहीं, हर साल जो रिवर होती है उसकी बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसे अपन कहेंगे भांगर, क्या कहेंगे, भांगर। और एक वो पार्ट होता है जहाँ पर रिवर होती है उसकी बाढ़ का पानी हर एवरी ईयर पहुँचता है, हर साल इसका जो पानी है वो पहुँचता है। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे आपके, क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे खादर। मतलब इस प्रकार हम 4 पार्ट में जो मैदान है उसको डिवाइड करते हैं। शिवालिक से निकलने वाली नदी के बेस पर हम देखते हैं बाबर कौन सा वाला एरिया है, वह एरिया जहाँ पर जो रिवर है छोटे छोटे कंकर पत्थर में डिसअपियर हो जाती है या दिखाई देना बंद हो जाती है, उसे हम भाबर कहेंगे।
इसके बाद क्या होता है, जो रिवर जो डिसअपियर हुई थी यहाँ पर, जो दिखना बंद हुई थी, वो यहाँ पर धीरे धीरे दलदल के रूप में हमें दिखाई देगी। इस वाले पार्ट को कहेंगे अपन तराई, तराई वाला एरिया कहेंगे। और इसके बाद क्या होता है, रिवर वो एरिया जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे कहेंगे हम भांगर। और वो एरिया एक जहाँ पर नदी की बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँचता है, उसे हम कहेंगे खादर। ठीक है, जो भांगर है यहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि यहाँ पर नवीन मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जो खादर है, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये एक पार्ट था। एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ चित्र के माध्यम। ये देखिए, ये पूरा क्या है आपके शिवालिक है, शिवालिक पर्वतमाला है। यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ये देखिए आप, रिवर निकल रही है ना, ये रिवर निकल रही है, और ये पत्थरों के नीचे ये क्या हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, इन पत्थरों के अंदर ये दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इस वाले जो पार्ट है, इसे कहेंगे अपन भाबर। क्या कहेंगे, भाबर। ठीक है, भाबर, इस वाले एरिया को हम कहेंगे भाबर। ठीक है, ये भाबर आपके हो गया, भाबर, ये वाला एरिया। अब देखो ये धीरे धीरे, ये देखो आप, ये नदी का पानी दिख रहा है, ये दलदल के रूप में दिखाई दे रहा है अपने को। किसके रूप में, दलदल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगती है, देखो ये दलदल के रूप में जो उगा, इस वाले पार्ट को कहेंगे अपन तराई। क्या कहेंगे, तराई कहेंगे, तराई। ठीक है, अब देखो तराई के बाद में ये रिवर वापस बहने लग गई, और यहाँ तक बाढ़ का पानी इसमें पहुँच जाता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है। और तो इस वाले जो एरिया है, इस वाले एरिया को अपन कहेंगे खादर। खादर मतलब खाद से ले सकते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, और ये हर साल बनती है, हर साल रिन्यू होती रहती है, हर साल नई बनती रहती है। और बाढ़ का पानी जहाँ पर नहीं पहुँचता है, उसे हम कहेंगे भांगर। क्या कहेंगे, भांगर। हर साल यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। यहाँ पर ये भी एलुवियल सोइल है या जलोढ़ मृदा है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, एक बार ये और इससे समझ लीजिए आप, ये हिमालय है। ठीक है, यहाँ से कोई रिवर इमर्ज हो रही है, और इन पत्थरों के नीचे ये क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। इसे हम कहेंगे भाबर। ठीक है, आगे तराई के रूप में ये इमर्ज हो जाती है, तराई के रूप में ये दिखाई देने लग जाती है। और एवरी ईयर जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता बाढ़ का, उसे कहेंगे अपन भांगर। और जहाँ हर वर्ष नदी का पानी पहुँचता है, उसे कहेंगे अपन खादर। आई थिंक ये जो इसके वेरिएशन है, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मैदान है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके भाबर, तराई, भांगर और खादर। ये बाबर और खादर में थोड़ा आप चूकना मत, ध्यान रखना इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका में गुट्टिका का निक्षेपण करती, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत उपजाऊ वाला एरिया होता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, भाबर जो अपना तराई वाला एरिया, तो इस यहाँ पर जो जंगल को काटा गया था, और जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे शरणार्थी, उनको कृषि योग्य भूमि उनको दी थी। ठीक है, अब इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ मैंने बताया आपको कौन सा है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर चूनादार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। ठीक है, इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि ये वाला पार्ट बता दिया मैंने पूरा आपको। ठीक है ना, आगे देखिए आप प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं हम आज। देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कौन सा है। मैप में बताता हूँ मैं आपको। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट
प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसे हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो आपकी नर्मदा रिवर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये दक्कन का पठार हो जाएगा आपके, और ये सेंट्रल हाईलैंड या उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ऐसे अपन मालवा का पठार के नाम से जानेंगे, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, यह आपको आगे बात समझ में। देखिए आप देखिए, प्रायद्वीप पठार जो पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। देखो ये जो सेलें हैं, आग्नेय जो सेल है, आपने देखा होगा कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है। जो सेल है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी आती है आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। देखो आग्नेय जो चट्टानें हैं इसे हम प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि बाकी की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण इसी से होता है। और जो ये चट्टानें हैं ये इनका जो निर्माण होता है वो ये ज़मीन के अंदर जो लावा भरा हुआ होता है, जो लावा है, जो तरल, जो लाल कलर का जो लावा होता है, जब ये बाहर आता है और बाहर आने के बाद ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये ब्लैक कलर का होता है, और इसके बाद जो ये लावा है ना, इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी चट्टान भी कहलाती है ये। और जो अपने जो प्रायद्वीप पठार का जो निर्माण हुआ है ना, वो किससे हुआ है, ये आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और ये किससे हुआ है, आपके जो लावा है, इससे ज्वालामुखी का जो लावा है इसके कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ पर जो अधिकांश जो इस आग्नेय चट्टान से जो मिट्टी बनती है वो ज़्यादातर ब्लैक सोइल बनती है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो ज़्यादातर जो प्रायद्वीप पठार हैं यहाँ पर कौन सी सोइल पाई जाएगी, आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित से भी इसका कुछ पार्ट में निर्माण हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था, तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और ये हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसके भी हम 2 भाग कर देते हैं। कौन कौन से, एक तो आपकी हो जाएगी मध्य उच्चभूमि और एक हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। ठीक है, और इनको जो अलग करने का काम करती है वो कौन सी रिवर करती है, नर्मदा जो नदी है इनको अलग करने का काम करती है। जो नर्मदा के उत्तर वाला पार्ट है उसे मध्य उच्चभूमि कहेंगे। उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग ऊपर फैला है उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपके कहलाएगा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये इससे पहले इस वीडियो को देखिए, इसको देखिए, आप इस चित्र को देखिए, ये आपके हो जाएगा, ये नर्मदा रिवर है आपकी, नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, और ये नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो पूरा पार्ट है इसे अपन दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे अपन मध्य उच्चभूमि कहते हैं, मध्य उच्चभूमि। ठीक है, ये मालवा का पठार भी इसे अपन कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू है उसको कौन सी रिवर के द्वारा अलग किया जाता है, तो कौन सी रिवर के द्वारा अलग किया जाता है, नर्मदा रिवर आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार आपके आ जाता है। यहाँ पर ये नर्मदा रिवर आपकी फ्लो होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखो इसके पूर्वी जो विस्तार है, अपन ये जो मालवा का पठार है इसके पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड। ये देखिए बुंदेलखंड, ये वाला पार्ट बुंदेलखंड, और इसके बाद ये बघेलखंड, और इसके आगे ये छोटा नागपुर का पठार। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ पर छोटा जो नागपुर का पठार है ना, यहाँ पर सर्वाधिक जो खनिज संपदा पाई जाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं।
अगर आपसे बात की जाए कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं भारत में, तो छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का अजायबघर कहा जाता है इस वाले एरिया को, खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, छोटा नागपुर पठार। देखिए ये इसका कुछ पार्ट शिलोंग का पठार भी माना जाता है। आगे ये पठार ये एरिया है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए आप इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। देखो यहाँ पर दामोदर रिवर जो है वो भी फ्लो होती है, बहती है। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, ये रही ये छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा। ठीक है, आपको आई थिंक आगे होगी बात समझ में। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए जो दक्षिण वाला जो पार्ट है ना, ये एक क्या है, एक बार मैं आपको मैप बना के बताता हूँ। ये आपके नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, तो ये एक त्रिभुजाकार भाग है। ये दक्कन का जो पठार है, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार ये एक त्रिभुजाकार आकृति में, और ये ऊपर आपकी उच्चभूमि या मालवा का पठार, मालवा का पठार हम पर कह देते हैं नॉर्मली भाषा में, मध्य उच्चभूमि है वैसे ही है। ठीक है, तो ये जो दक्कन का पठार है ये एक त्रिभुजाकार आकृति में है, और जो नर्मदा रिवर है इसके दक्षिण में है। देखिए ये रिवर नर्मदा फ्लो हो रही है यहाँ से, ये देखिए ये रिवर नर्मदा है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है ये। ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रही है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, उत्तर में इसके चौड़ी आधार तथा सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेघालय श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। देखो एक और देखिए आप, ये देखिए ये आपकी सतपुड़ा रेंज आ जाती है। ये अभी बताया ना, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा आपके मेघा है, कैमूर, महादेव, ये पहाड़ियाँ इसके पूर्वी विस्तार माने जाते हैं। देखिए ये पूर्व, इसके पूर्व में स्थित है ना, तो ये महादेव, मेघालय और कैमूर जो रेंज है इसकी पूर्वी विस्तार माना जाता है, इसका पूर्वी विस्तार माना जाता है। ये देखिए तीनों पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे देखिए भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों में श्रृंखला की स्थिति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये पहाड़ियाँ सब बता दी, अभी मैप में एक बार आप और चेक कर लो। ये देखिए ये पहाड़ी आपके आगे सतपुड़ा रेंज ही है, यहाँ पे है विंध्याचल पर्वतमाला है आपके, ये महादेव, मेघालय और ये कैमूर रेंज आपकी आ जाती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय, कोरबी इंगलों का पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना अभी एक आपको मैप में बताया था, एक इधर शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार बताया था मैंने अभी आपको, कहाँ गया मैप, शिलोंग का पठार बताया था, वही आपके जो शिलोंग का पठार है, मैप कहाँ गया, गायब हो गया मैप। तो जो शिलोंग का पठार है ना, एक ऊपर वाला साइड वाला, ऊपर की साइड में मैंने बताया था आपको शिलोंग का पठार। ठीक है, वो भी इसका एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसका पूर्वी पार्ट सबसे पूर्वी पार्ट माना जाता है इस पठार का। ठीक है, आगे बात समझे। अब इसके बाद देखिए अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पूर्वी पार्ट वो माना जाता है। अब देखिए आगे, गायब हो गया शायद, कोई बात नहीं है। आगे देखिए ये वाला यहाँ पर शिलोंग का पठार पर, यहाँ पर इस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, काशी, जयंतियाँ हैं। देखो अब इसके पास ही जस्ट जो गारो, काशी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए गारो, काशी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित है। मेघालय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, अपन जब मानसून पढ़ेंगे तब ये आएंगी। कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसून है इन कीपाकार पहाड़ियों में फंस जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर करता है मेघालय में, जिसका आपने सुना होगा मौसिनराम। मौसिनराम में सब सर्वाधिक वर्षा करता है, पहले चेरापूंजी था, अभी मौसिनराम हो गया। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियाँ की भी आप स्थिति याद रखना, मेघालय में है, और ये गारो, काशी और ये जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के कारण यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत तथा
उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में आपको थालगांठ, बोरगांठ, पालगांठ आपको बताना है। ठीक है, आपको ये जो दर्रे हैं इनको बताना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे व पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह घाट के पश्चिमी डाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अन्नई मुडई 2595 मीटर ऊंची इसकी चोटी है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंची चोटी है। जबकि जो पूर्वी घाट है इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में सेवराई तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडगम मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर भी यहाँ पर स्थित है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है। देखो मैंने बताया काली मिट्टी जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। मैंने अभी आपसे को बताया था इसलिए इसके सेल आगन्य हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ जिनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। देखो एक बार इससे जो मैंने आपको अभी समझाया उसको एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ ही ले लेता हूँ, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। देखिए एक बार मैं आपको पूरा भारत का मैप बना के समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया और यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है, इधर ये रेगिस्तान हो गया आपके, ये अरावली है, अरावली। ये थोड़ा इधर सकरा हो गया यार, इधर थोड़ा ये लो। ठीक है, इधर ये आ गया आपके पूर्वी घाट, ये आपके इधर आ जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आ जाए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और जो पश्चिमी, देखो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है ना, ये पहाड़ियाँ हैं बहुत, ये इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, और ये हमने देखा ही था, ये जो तटीय मैदान है इसके साइड वाला जो पार्ट है ये तटीय मैदान है, दोनों तरफ तटीय मैदान है। ये साइड में ये तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान देखिए ये जो है ना, ये इधर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही सघन रूप में है, मतलब विस्तारित रूप में है। जबकि इधर वाला जो पार्ट है ये रिवर्स के द्वारा कट गया है, कटाफटा है और अनियमित है, थोड़ा कटाफटा है और अनियमित है। जबकि इधर का जो पार्ट है ये थोड़ा ऊंचाई, इस इधर वाले पार्ट की ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है। और ये एक जो कंटिन्यू है, मतलब लगातार है, ये लगातार है और इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। हमने देखा जो डोडा बेटा और नई मुडई, ये इस प्रकार की चोटियाँ इधर पाई जाती है और इधर केवल महेंद्रगिरी चोटी पाई जाती है, महेंद्रगिरी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर इसका हमारा था। और देखिए इधर ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। ये यहाँ पर आपकी विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी, ये सतपुड़ा आ जाएगी यहाँ पे, सतपुड़ा। ठीक है, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये यहाँ से गुजरात से और आपके राजस्थान दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली तक स्थित है। सर्वाधिक इसकी जो लंबाई है ये राजस्थान में, लगभग 80% जो इसकी लंबाई है वो राजस्थान में है। और ये इधर से जो मरुस्थल है इसको आगे बढ़ने से रोकती है। एक ये दक्षिण पश्चिम से इसकी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। और जो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी पे है, रायसीना की पहाड़ी पे। देर के देखिए बात करेंगे हम आपके थार के मरुस्थल के बारे में या भारतीय मरुस्थल के बारे में। देखिए भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बू से ढका एक तरंगित मैदान है।
इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, इसको समझिए आप। ये इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए आप, ये है अपना प्यारा भारत, ये हो गया अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये है अपना प्यारा भारत। और देखिए, ये इस साइड में है आपके अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और ये पूरा वाला जो पार्ट है ये आपके मरुस्थल वाला पार्ट है। ये पूरा पार्ट मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। ये पूरा आपके थार का मरुस्थल है। और ये वाला जो एरिया है इसमें जो बारिश है, बारिश या जो वर्षा है लगभग 15 सेंटीमीटर। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर वनस्पति विहीन है और बारिश बिल्कुल नहीं होती, जैसे सम जैसलमेर, वहाँ पर आपको बिल्कुल वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एरिया जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में है, ये वाला जो पश्चिम वाला जो पार्ट है ये थार का मरुस्थल है। और यहाँ पर जो बारिश है वो न के बराबर है। और यहाँ पर एक जो नदियाँ हैं वो लंबी नदियाँ नहीं है, कुछ एक दो नदियों को छोड़ के, जैसे आपकी लूनी नदी है जिसका जो उद्गम है वो जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान के एक जगह है नागपाड़, ये अजमेर में है नागपाड़, यहाँ पर इसका उद्गम होता है। और ये बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बाद में बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। इस कारण इसको लूनी नदी भी कहा जाता है, लूनी नदी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो नागपहाड़ अजमेर से होता है, ठीक है। ये एकमात्र नदी है जो इसमें समुद्र में मिलती है, ठीक है। ये रेगिस्तान की एकमात्र नदी है जो समुद्र में मिलती है। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो मरुस्थल में ही, रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये थार का मरुस्थल है। और अब इसमें हमें केवल क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर केवल हमें रेत की टीले देखने को मिलेंगे। हालांकि जो रेगिस्तान है ये भी कुछ अलग बालू का स्तूप मुक्त एरिया भी है यहाँ पे। देखिए, इसके बाद देखिए बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरखान के समूह देख सकते हैं। देखो बरखान क्या होता है, देखिए इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार इस प्रकार के, इनके जो सिंग है वो तीखे टाइप के होते हैं, इस टाइप के, ये कहलाते हैं आपके बरखान। अर्धचंद्राकार जो आकृति के होते हैं ये बरखान कहलाते हैं, ठीक है। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति के जो आपके टीले हैं वो क्या कहलाएंगे, बरखान कहलाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में आपको बरखान क्या होता है। और ये बहुत मात्रा में आपको मिल जाते हैं। और जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो आपकी वनस्पति है, वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगी। और अगर वनस्पति होगी तो जीरोफाइट वनस्पति होगी, जैसे आपके जिनकी जो पत्तियाँ हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जैसे नागफनी हो गई आपके, इस टाइप की यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। बहुत ही कम यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु बहुत ही शुष्क होती है, वनस्पति इसलिए कम होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए अरावली जो पर्वतमाला है इसके इस साइड में ये पूरा भारतीय मरुस्थल है, ये वाला अरावली के वेस्ट में। ये देखिए ये भारत है, भारत का मैप इसमें देखिए। आगे आप समझते हैं आगे। अब देखिए इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, देखिए किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मैं आपको ये देखिए, ये बिल्कुल रेत के टीले हैं, ये रेत ही रेत है। और ये कुछ जगह पर कंटीली झाड़ियाँ वगैरह टाइप की ये उगी हुई है यहाँ पे रेगिस्तान में, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए। और ये मैंने आपको बताया था अभी बरखान, ये बरखान है, ये आपके बरखान है। ये देखो इस टाइप का बरखान पाया जाता है, ये रेत का टीला इस प्रकार से, ये बरखान है अर्धचंद्राकार आकृति में। इस प्रकार जैसे ही हवा चलती है ना, इधर से जैसे ये हवा चल रही है तो ये रेत उड़ उड़ के इसके पीछे लगने लग जाती है, तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन जाती है। इसे हम कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। अर्धचंद्राकार आकृति होती है, इसके हॉर्न वगैरह भी निकले होते हैं इधर आगे, सिंग जिसे हम कहते हैं,
ठीक है। ये अर्धचंद्र, और ये देखिए रेत के टीले किस प्रकार से रेती रेत है यहाँ पे। और ये कुछ कुछ जगह पर ये झाड़ियाँ, ये देखिए ये वनस्पति बहुत ही कम वनस्पति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे थार के मरुस्थल में। ये रेत ही रेत देखिए आप, रेत, और ये आपकी वनस्पति है बहुत ही कम। ये देखिए इस प्रकार की वनस्पति मिलती है यहाँ पर रेगिस्तान में, जैसे यहाँ पर नागफनी वगैरह कहते हैं, जीरोफाइट वगैरह, ये आपको देखने को मिलेगी। ये और देखिए ये खेजड़ी वगैरह के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ये अरावली पर्वतमाला है, और इस अरावली के इस साइड में ये मरुस्थल है आपका। ठीक है। आई थिंक आपको बात आ गई होगी समझ में मरुस्थल के बारे में। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, अगला देखेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है। देखिए तटीय मैदान बताने से पहले मैं आपको एक बार समझा दूंगा तटीय मैदान कौन से हैं। देखो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। घाट मतलब यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ये अपना इंडिया है। ठीक है। इसके ये बहुत पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी, और इसके साइड में ये मैदानी एरिया है पूरा, ये वाला समुद्र के तट के पास बिल्कुल मैदानी एरिया है। ये आपको दिख रहा है ना, ये मैदानी एरिया है बिल्कुल, ये वाला मैदानी एरिया है। इसे कहते हैं अपन कोस्टल एरिया या तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है। अब देखो इसकी जो प्रमुख, ये आप देख सकते हो, ये पूरा तटीय मैदान है। ठीक है। अब इसको एक बार बता देता हूँ मैं, फिर आपको रीड करवा दूंगा, मैं रीड करवा देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा एक बार और। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। देखो ये आपके क्या है, ये पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, पश्चिमी घाट है ये। और ये इधर है आपके अरब सागर। इधर है बंगाल की खाड़ी। ये पूरा वाटर वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाएगा आपके, ये कहलाएगा पश्चिमी, आपके जो पश्चिमी जो कोस्टल एरिया है वो कहलाएगा ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। अब ये बात समझ में, ये देखिए एक और मैप से आप समझ सकते हो। इससे ये ये पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये पूर्वी तटीय मैदान है आपके। ये दो हैं। अब देखिए आगे, अब इसमें देखते हैं अपन। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। देखो ये वाला जो तट है पश्चिमी वाला, ये कोंकण तट, मुंबई से गोवा तक का जो पार्ट है, हालांकि ये ऊपर गुजरात से ऊपर वाला पार्ट काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए आपके कोंकण तट, ये कोंकण तट आ जाता है आपके, जो कहाँ से कहाँ तक है आपके, मुंबई से गोवा तक। और ये आपके कन्नड़ तट आ जाता है, कर्नाटक है यहाँ पर आपके, गोवा से कर्नाटक। और ये आपके आ जाता है मालाबार तट, जो केरला तक स्थित है, ये पूरा मालाबार तट। ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तीनों कन्नड़, कौन सा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, तीनों। वैसे अगर ये भी आप याद रख लेना, काठियावाड़ तट इसमें दे नहीं रखा, लेकिन ये भी होता है काठियावाड़ तट भी। 4 तट हैं, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और आपके मालाबार तट। ठीक है। ये 4 तट हैं यहाँ पे। और इधर अपन अगर इधर देखेंगे तो इधर आ जाएगा आपके उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। ठीक है। और आपके आ जाएगा कोरोमंडल तट। ये 2 इधर प्रमुख जो तट हैं, ये 2 तटों में बटा हुआ है, उत्तरी सरकार तट और आपके आ जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। देखो उत्तरी भाग तो क्या कहलाता है इसका, उत्तरी भाग इसका कहलाता है आपके उत्तरी सरकार, और जो इसका दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। देखो इस जो एरिया है, इसमें जो आपके जो मेन रिवर्स है, देखिए ये गोदावरी हो गई आपके, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, ये कावेरी हो गई। ये रिवर इधर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझाया था। डेल्टा किसे कहा जाता है, डेल्टा क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझाया था। एक बार और बता देता हूँ मैं, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा देखो, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले
या किसी भी वाटर बॉडी में गिरने से पहले अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर बह रही है, अब ये पूरा समुद्र है, इधर समुद्र है ये। अब ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी और इसमें जो गाद वगैरह होती है ना, उसके कारण ये बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इनके डेल्टा यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा है, बड़ी रिवर्स, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, आपकी इधर महानदी हो गई। ठीक है, आगे देखिए आप चिल्का झील। देखो चिल्का झील, अगर आपसे बात की जाए चिल्का झील की, तो ये आपकी चिल्का झील आ जाती है ओडिशा में। ये ओडिशा में यहाँ पर चिल्का झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो आपके है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का। और ये कहाँ पर है? ओडिशा में, इस जगह पर स्थित है। ये देखिए आप, इस जगह पर ये चिल्का झील स्थित है आपकी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चिल्का झील है वो कहाँ पे है? ओडिशा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये पूरी चिल्का झील है आपकी। और इसमें जो पानी है वो समुद्र के ज्वार भाटा जो होता है उसके कारण ये बढ़ती है, और इसी के कारण ये बढ़ती है। इसे आगे देखिए आप चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखो अब देखेंगे हम द्वीप समूह। देखो भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। इसको मैं आपको साफ कर देता हूँ। भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। ये अपना भारत है, और इसमें दो प्रकार के क्या है? द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? इधर आपके आ जाता है, ये आपके आ जाएगा इधर बंगाल की खाड़ी, और ये आपके आ जाएगा अरब सागर। इधर अरब सागर। देखो ये बंगाल की खाड़ी में ये वाले जो द्वीप दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इधर जो आपके अरब सागर में ये जो द्वीप दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप द्वीप। ठीक है, तो भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में और दूसरे अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं हम उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, और जो आपके अरब सागर में स्थित हैं उन्हें हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये देखिए आप, ये पूरे जो द्वीप है, ये वाले, ये द्वीप है लक्षद्वीप, और जो इसकी कैपिटल है वो है आपकी ये कवरत्ती। क्या राजधानी क्या है इसकी? लक्षद्वीप की कवरत्ती। और ये अपना क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और इसका जो निर्माण है वो मूंगा नामक जीव से हुआ है। मूंगा नामक जीव से हुआ है। मूंगा क्या होता है कि एक जीव होता है, और इसका जो शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये एक साथ एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और मरने के बाद इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक के ऊपर एक जम जाते हैं, और इस प्रकार इन मूंगा चट्टानों का निर्माण होता है इस प्रकार से। देखो ये कवरत्ती यहाँ की जो राजधानी है, ये कवरत्ती द्वीप यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, या प्रशासन यहाँ से ही चलाया जाता है यहाँ का। तो ये आपका हो गई बात, ये आ गई आप बात समझ में। ये देखिए मूंगा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ है जो मूंगा की चट्टानों से बनी है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये देखिए ये चट्टानें हैं मूंगा की, ये इस प्रकार की दिख रहा है आपको। ठीक है, ये और अच्छी तरीके से देखिए आप, केरला के जस्ट साइड में है ये, और ये द्वीप है। अब आगे देखिए, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भारत अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं हम। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। हम मैंने बता दिया आपको लक्षद्वीप कहाँ पे है। केरल का ये मालाबार कोस्ट बताया था मैंने अभी, और इस जगह पर आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीपों को ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लखाद्वीप, मिनिकोई द्वीप तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था,
लेकिन 1793 में क्या किया, इनका जो नाम है वो लक्षद्वीप रख दिया। तो आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है उसका नाम कब चेंज किया गया था, लक्षद्वीप कब रखा गया था, 1793 में, 1973 में। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और जो लक्षद्वीप है इसका जो एरिया है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर ही है। जो कवरती द्वीप है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, मतलब इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखो पीटली द्वीप एक वहाँ का द्वीप है जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। और बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ये द्वीप आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हमने देखा पहले, दूसरा द्वीप समूह हम देखेंगे ये वाला। ये देखिए, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है अपनी। बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार। ये अंडमान वाला है, अंडमान, और ये निकोबार वाला नीचे वाला निकोबार। देखिए, और जो इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये पूरे द्वीप समूह है, ये पूरा आइलैंड है, ये फैला हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये लिटिल अंडमान हो गया आपके, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर कैपिटल हो जाती है पोर्ट ब्लेयर, ये इस जगह पे। ये देखिए आप, पोर्ट ब्लेयर, ये कैपिटल है यहाँ की। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, याद रखना, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ ये एक बेरन आइलैंड है, बेरन द्वीप। यहाँ पर ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी यहाँ पर है, बेरन द्वीप पे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में आई थिंक आपको। ये आपके अंडमान निकोबार आ गया आपका, ये मिडिल अंडमान हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये ज्वालामुखी है, भारत का जो बेरन द्वीप पर जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये बेरन द्वीप पे है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो कौन से द्वीप पे है, तो बेरन द्वीप पे है वो, ठीक है। अब देखिए आगे, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। देखो क्या है, जो एरिया है ना, ये अंडमान एवं निकोबार वाला द्वीप वाला, ये वाला जो एरिया है वो विषुवत रेखा, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा। तो इसके ये अपना इस जगह पर अपना भारत है और ये इस जगह पर ये आइलैंड्स है। तो बिल्कुल विषुवत रेखा के पास में है ये आइलैंड्स, इस कारण यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु भी पाई जाती है। विषुवत रेखीय जो जलवायु है वो फील की जा सकती है, यहाँ पर पाई जाती है। और विषुवत रेखा पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, तेज़ धूप पड़ती है और जंगल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर है। देखो मैंने बता दिया आपको, बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। देखो हमने देखा कि जो अपने हिमालय पर्वतमाला है वहाँ पर जो रिवर्स हैं, जो सदावाहिनी नदियाँ जहाँ से निकलती है, और वहाँ पर वन जो फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पर्वतीय प्रदेश में। और जो उत्तरी मैदान है वो अपना धान का कटोरा है, अन्न का भंडार है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हम अन्न होता है, आपके गेहूँ चावल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। और जो प्राचीन सभ्यताएं वो आपने देखा हुआ कि रिवर्स के बैंक के पर ही, नदियों के किनारों पर ही विकसित हुई है। पठारी बाग खनिजों के भंडार हैं।
जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। और जो आपके जो खनिज हैं वो पठारी भाग में पाए जाते हैं। जो आपने देखा होगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों का अजायब घर कहलाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। और जो तट हैं, जो तटीय एरिया है, यहाँ पर मछली पालन होता है। और जो आपके पोत, जो जहाज वगैरह हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती हैं। तो मतलब हर आकृति जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और हम आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।